नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, हमारा चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए फुल पैकेज लेकर आया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आपका चैनल आपके सिलेबस को भी कंप्लीट कराएगी, इसलिए जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही अच्छा है। आप सभी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। और मैं नंदिनी मिश्रा आपकी ज्योग्राफी की क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। ये जो हमारा क्लास है वो क्लास चौथा है। इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुकी हूँ। जिन लोगों ने हमारी वो तीनों क्लास अगर नहीं देखे हैं तो वे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को वॉच करिए। उसके बाद इस क्लास को अटेंड करिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये हमारा अभी चल रहा है चैप्टर, वो चैप्टर 1 ही है। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया और आपने क्या जाना, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधनों का विकास यानी संसाधनों का विकास कैसे हुआ है और संसाधनों का विकास वर्तमान में या आने वाले समय में कैसे और अधिक होगा। इस पे हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि संसाधनों का दुष्परिणाम क्या होगा, यानी अगर हम संसाधनों का गलत उपयोग करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी कुछ होगा। तो वही क्या दुष्परिणाम होगा और संसाधनों का कैसे हम लोग गलत उपयोग कर सकते हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले क्लास में। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए हैं कि संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए या संसाधनों को संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। इस पे सम्मेलन हुआ, जैसे कि 1962 का क्लब ऑफ रोम सम्मेलन हुआ। उसके बाद हुआ 1974 स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद 1987 में हुआ आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद 1987 में ही एक और सम्मेलन संपन्न हुई जिससे का है नाम विश्व पर्यावरण सम्मेलन। और उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन स्टार्ट होता है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ 1992 ईस्वी में हुआ। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में। और 1997 में ही क्वेटर सम्मेलन भी हुआ है। हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक डिस्कशन किए हैं। आज से आज की जो क्लास है वो हम लोग की स्टार्ट होगी 2002 का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन से। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में आयोजित इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित 150 धारा पर विस्तृत चर्चा के बाद राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास किया गया। यानी ये जो 2002 का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। ये चला 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। और इस सम्मेलन में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बात हुई। और कितने मुद्दों पर, कितनी, तो 150 धारा पे यहाँ बात हुई और राष्ट्रीय सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया। परंतु हुआ क्या कि मत भिन्नता, यानी कुछ लोगों ने इस पे हाँ भी बोले और कुछ लोगों ने ना भी बोले। तो यही मत भिन्नता के कारण पूरी सहमति नहीं बन पाए। इस सम्मेलन में विश्व के अलग अलग देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने इस समस्या के समाधान के लिए पुनः विचार करने का निर्णय लिया। यानी 2000 प्रतिनिधियों ने जो थे उन्होंने फिर से विचार करने का निर्णय लिया। आइए अगला हुआ था 2009 का कोपेनहेगन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ डेनमार्क के कोपेनहेगन नगर में, जैसा कि यहाँ नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को। और ये चला 7 सितंबर से 18 दिसंबर 2009 तक। इसमें 192 देशों के लगभग 15,000 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। कितने, 192। दोस्तों, जैसा कि कब से कब तक चला, कहाँ हुआ और फिर कितने देशों ने भाग लिया, कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो ये सब यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए जितनी भी मैं बताती हूँ वो सारे को ध्यान देकर आप पढ़िए, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। मैं उम्मीद दिलाती हूँ कि वीडियो को लास्ट होते ही आपको कम से कम संतोष हो जाएगा कि आज मैंने कुछ सीखा है। तो चलिए मैं आगे करती हूँ क्लास को कंटिन्यू। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का ये जो था वो 15वां सम्मेलन था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब होता है कॉप। नॉर्मली आप लोग भी सुने होंगे कॉप का 14वां, कॉप का 12वां, कॉप का 15वां, कॉप का 16वां, ये सब सम्मेलन। तो ये था कॉप यानी
फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल पार्टी का ये 15वां सम्मेलन था। इसमें सभी देशों के पर्यावरण मंत्री सदस्य होते हैं। जो ये कॉप है, इसमें जितने भी देश हैं वहाँ के पर्यावरण मंत्री ही सदस्य होते हैं। और ये कॉप 12 दिनों तक चले। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था, जैसा कि कोई भी सम्मेलन हो उसका कुछ न कुछ एक मुख्य टॉपिक होता है, यानी मुख्य विषय। तो वो विषय क्या था? इसका विषय था कि विकसित देश 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करें। आइए, विकसित देश यहाँ आई है। तो विकसित देश का तात्पर्य उस देश से है कि जो अपनी औद्योगिक शक्ति को पूर्ण तरह से विकसित कर लिया है, अपने आर्थिक विकास के लिए पूर्ण हो चुके हैं, उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। यानी जिसका विकास पूरी हो चुका है एक तरह से, जहाँ उद्योग धंधे अधिक होते हैं, कल कारखाने अधिक होते हैं, टेक्निकल सामान अधिक होती है, तकनीक का विकास भरपूर हो चुका है, वैसे देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। और यही विकसित देश जहाँ कल कारखाने अधिक होंगे वो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अधिक करते हैं। इसीलिए विकसित देश के लिए खासकर अनाउंसमेंट किया गया था कि वो 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करें। आइए, अगला है टॉपिक संसाधनों का नियोजन। देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता समझते हुए हमें इनके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन भले ही प्राकृतिक में उपलब्ध होते हैं और वे हमेशा बनते रहते हैं, लोग जैसा कि बोलते भी हैं, परंतु ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये बहुत लंबे समय बाद बनते हैं, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जितना यूज हो उतना ही इसका उपयोग करना चाहिए, फालतू का उपयोग ना करें। इसके नियोजन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मुख्य यहाँ बात आएगी कि नियोजन क्या होता है। नियोजन हम उसे कहते हैं जिसे, जैसे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे होगा, इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, कम संसाधनों का उपयोग हम अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, इस सब को हम लोग नियोजन कहते हैं। मानव अब नहीं, आधुनिकता के कारण आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहा है। मानव जो है वो अब जो है आधुनिकता के कारण अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा चुका है मॉडर्न लाइफ के कारण कि वो संसाधनों का गलत उपयोग कर रहा है और उनकी आपूर्ति के लिए संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है। जैसे कि मैं बता दी हूँ, संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जब जैसा कि जानते हैं कि गलत उपयोग होगा तो ह्रास ही होगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। आइए मैं यहाँ से एक एग्जांपल देती हूँ। प्राकृतिक संसाधन बिगड़ रहा है, जैसे में कि हम लोग आज संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो पर्यावरण पर भी कुछ इफेक्ट पड़ रही है, कुछ प्रभाव पड़ रहा है और वो पर्यावरण हम पर भी कुछ गलत इफेक्ट डाल रही है। जैसा कि हम लोग संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं आइए अपनी मॉडर्न लाइफ में, फ्रिज, कूलर, ये सब, और ये सबसे एक हानिकारक गैस निकलती है, बहुत ही हानिकारक। वही गैस आज ओजोन लेयर में छेद कर दिया है। आप लोग भी सुने होंगे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, छिद्र हो गई है। तो इसी फ्रिज, कूलर, ये सब के वजह से ओजोन लेयर में छेद हो गया है। इसीलिए संसाधनों का गलत उपयोग ना करें, जितना हो सिर्फ उतना ही उपयोग करें आप लोग। यदि यह असंतुलन होता रहा तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं है, पड़ चुका भी है। क्योंकि आज आप लोग भी जानते हैं बिन मौसम का बारिश भी होने लगी हैं। जिसमें बारिश होनी चाहिए उसमें नहीं होती है और जिसमें नहीं होनी चाहिए पेड़ पौधों के लिए वो खतरा है, फिर भी उस समय पे बारिश होती है, उस समय पे कभी धूप उगते हैं, कभी नहीं उगते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? तो ये मानव के अस्तित्व को खतरा में डाल ही रहा है, क्योंकि हम लोग भी संसाधनों का गलत उपयोग किए हैं। इसलिए संसार में संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं है। जैसा कि प्राकृतिक संसाधन का यहाँ टॉपिक लिया गया है, तो प्राकृतिक संसाधन वो जहाँ मन तहाँ भी होते हैं। तो ये नहीं है कि जहाँ जैसे कि भारत में है तो वहीं उतना अमेरिका में हो, ये जरूर नहीं है, क्योंकि संरचना एक जैसी नहीं है, इसलिए कहीं समान रूप से ये वितरित नहीं है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पर्याप्त धूप मिलती है और भारी वर्षा भी होती है। क्योंकि भारी वर्षा होती है तो इसीलिए यहाँ घने जंगल भी हैं और धूप भी भरपूर मात्रा में मिलती है, भारी वर्षा होती है इसलिए यहाँ अच्छे खासे घने जंगल हैं। इनमें वन जीवों के
की विविधता तथा बहुलता है। आइए यहाँ वन जीवों की विविधता और बहुलता से तात्पर्य क्या है। यहाँ मतलब कि वन जीव बहुत अनेकों तरह के हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ जीव जंतु का निवास है। और बहुलता से तात्पर्य है कि वो वन जीव जो हैं बहुत अधिक संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ घने जंगल हैं, धूप है, बारिश है, तो और क्या, जीव जंतु के लिए इतना ही काफ़ी होता है। वही हुआ कि ध्रुवीय ध्रुवीय जो प्रदेश हैं यहाँ ये सब प्राय उपलब्ध नहीं है। तो ये प्राकृतिक संरचना है कि कहीं होते हैं तो कहीं नहीं होते हैं। इसी प्रकार आइए एक और है, भूमि की उर्वरता भी केवल कुछ क्षेत्रों की नदी बेसिनों में है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में तो क्षेत्रीय विभिन्नता स्वाभाविक रूप से ही अधिक है, क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। ऐसा आप लोग शायद बचपन से सुने हैं। इसी विविधतापूर्ण देश के कारण यहाँ जो क्षेत्रीय विभिन्नता है वो शुरू से ही अधिक मानी जा रही है। और कुछ क्षेत्र में नदी बेसिन जो है बरक है, और कुछ क्षेत्र में नहीं भी है, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो प्राकृतिक उसका अलग अपना संरचना है। इसमें सारे संसार की विशेषताएं विद्यमान हैं। जैसा ये क्षेत्रीय विभिन्नता के बाद बोला गया है, वहाँ असम क्षेत्र में घने जंगल और भारी वर्षा हैं। वहीं भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान का रेगिस्तान है, यानी राजस्थान में सिर्फ बालू ही बालू है। और असम में जो है वो घने जंगल हैं और भारी वर्षा भी होती है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयला एवं अन्य खनिजों के भंडार हैं, आप लोग भी जानते हैं। इसी तरह उसके उत्तर क्षेत्र में भी खनिजों का अभाव है। और इसी दृष्टि से पूरे देश के समान रूप से विकास के लिए नियोजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, उसका अलग अपना संरचना है। वो जहाँ चाहे उतना वहाँ खनिज हो सकती है, और ना चाहे तो नहीं भी हो सकती है। तो ये तो प्राकृतिक है, उसे हम लोग नहीं बोल सकते कि आपको बराबर मात्रा में वितरण करना होगा पूरे समाज में। तो ये हमारा काम है कि जैसे मानिए कि भारत में कोई चीज़ अच्छी है तो वो अमेरिका को भी वो चीज़ उपलब्ध कराना हमारा काम है। और अगर अमेरिका के पास कोई चीज़ भरपूर मात्रा में है तो वो भारत को उपलब्ध कराए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ली हूँ। संसाधनों का उपयोग नियोजित रूप से हो ताकि वे भविष्य में सतत ऊर्जा के लिए मिलते रहे। संसाधनों का जो उपयोग है वो नियोजित रूप से अगर होगा तो हमारे आने वाले भविष्य में ऊर्जा की जो है वो कमी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो संसाधन है वो संरक्षित रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का नियोजन जो है योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही है कि क्योंकि प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, कोई भी काम हमारा योजनाबद्ध तरीके से होगा तो ही उसमें सफलता मिलेगी। और यहाँ प्राकृतिक संसाधन की बात आई है तो इसका नियोजन भी हमारी एक योजना के थ्रू होना चाहिए कि आखिर में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को यहाँ पूंजी होगी समझकर मानव इसका आवश्यक पड़ने पर ही उपयोग करे। तो यहाँ पूंजी की बात आई है क्योंकि लोग पूंजी अपने पैसे, अपनी संपत्ति को समझते हैं, इसलिए उसका गलत उपयोग नहीं करते हैं लोग। उसी तरह प्राकृतिक संसाधनों को भी वो अपनी पूंजी समझ के अगर उपयोग करेंगे तो कभी वो गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का कम से कम दुरुपयोग, उनकी कम से कम बर्बादी करना चाहिए। मैं बता दी हूँ, संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का अधिक समय तक अधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक उपयोग। यानी संरक्षण से अगर हमारा मानना है कि संसाधन का अधिक समय यानी लंबे समय तक अधिक मनुष्य यानी अधिक संख्या में मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयोग हो, ये नहीं कि उसका गलत उपयोग हो। आइए यहाँ एक बात आई है IPCC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में। इसका काम है इस तरह है, आइए जानते हैं इसका काम क्या है IPCC का। तो जानते हैं इसका काम है नीति निर्धारकों को जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। इसका काम है किसका? IPCC का। क्या है? नीति निर्धारकों को जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचना उपलब्ध कराना। राजनीतिक निर्णय के लिए वैज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करना ही भी इसका काम है। किसका? IPCC का। राजनीतिक निर्णय के लिए वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, ऐसे भी कोई काम के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। वो कोई भी काम हो, अपना वो स्टडी हो या फिर वो कोई भी रूटीन हो जिसे हम लोग रूटीन कहते हैं, उसे पृष्ठभूमि भी माना जाता है।
तो वो तैयार करने का भी काम किसे है, आईपीसीसी को। आइए देखते हैं। इसका गठन हुआ था वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र के इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम द्वारा किया गया। इसमें कुछ बातों को सामने लाया गया। आइए क्या बातों को सामने लाया गया उस पर हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं। सामने आई कुछ बात इस प्रकार है। अमेरिका एवं एक व्यक्ति एक भारतीय से लगभग 15 गुना कार्बन गैस हवा में भेजकर उसे प्रदूषित करता है। जो एक अमेरिका का व्यक्ति है और एक भारतीय अगर व्यक्ति को लिया जाए तो अमेरिका का व्यक्ति 15 गुना कार्बन गैस अधिक हवा में भेजता है, यानी वो 15 गुना भारतीय व्यक्ति से हवा को अधिक प्रदूषित करता है। अगला है आर्कटिक क्षेत्र। हर वर्ष 41,000 वर्ग किलोमीटर में से बर्फ पिघल रही है। क्या आर्कटिक क्षेत्र जो है जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ हर वर्ष प्रत्येक वर्ष 41,000 वर्ग किलोमीटर से बर्फ वहाँ की जो है वो पिघल रही है। आप ही समझिए कि अगर ऐसे करते करते बर्फ पिघलेगी तो वहाँ का स्थिति क्या होगा। 1950 के बाद हिमालय के 15,000 ग्लेशियरों में से 2,000 ग्लेशियर हैं वो पिघल के समाप्त भी हो चुके हैं। अब 1950 की बात है। अब समझिए कि अब कितनी ज़्यादा हो गई होगी, अंदाज लगा सकते हैं आप लोग भी। न्यू गिनी और मालदीव के कुछ द्वीप समुद्र में डूब चुके हैं। यदि वायुमंडल इसी तरह अगर गर्म होता रहा तो दुनिया के सभी सागर तट के नगरवासी और बस्तियां खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि मानव संसाधन का बहुत ही गलत उपयोग कर रहा है। अपनी मॉडर्न लाइफ के अच्छा से एंजॉय करे, इसके लिए वो थोड़ी सी खुशी के लिए संसाधन का इतना अधिक दोहन कर रहा है कि फिर आज उसका पर्यावरण भी साथ नहीं दे पा रही है, क्योंकि हम जब पर्यावरण का साथ नहीं देंगे तो पर्यावरण हमारी साथ कैसे देगी। इसलिए आप लोग भी पेड़ पौधे अधिक लगाइए और संसाधन जो है जैसे कि पानी कुछ भी सामान उसका अच्छे तरह से उपयोग करें और थोड़ा मॉडर्न जैसे लाइफ है, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, इस समय आने पर ही इसका उपयोग करें, फालतू में ना करें। आइए अगला टॉपिक है कि भारत में संसाधन का नियोजन। जैसा कि विश्व की बात हुई थी तो आज यहाँ भारत की बात हुई है कि भारत में हम संसाधन का नियोजन कैसे करेंगे या कैसे किए हैं उसके बारे में। संसाधन का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, जैसा कि मैं बताई हूँ। भारत के विकास के लिए इसके सभी संसाधन का आवश्यक पड़ने पर ही उपयोग किया जाना चाहिए। यानी भारत का जब विकास हो उसके लिए ही हमें संसाधन का सिर्फ आवश्यक पड़ने पर ही विकास करना चाहिए। अब भारत का विकास अगर जिस संसाधन से नहीं भी हो रहा है और उसका हम गलत उपयोग क्यों करें, इसलिए बोला गया है कि भारत का विकास के लिए अगर संसाधन का आवश्यक पड़ने पर उपयोग हो तो तभी करें। हम अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाते चले और उसका विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहें। जैसा कि तकनीकी क्षेत्र से ज्ञान से हमारा ये होगा कि हम लोग संसाधन को हम कम लेंगे या उससे जो सामान होगी वो उच्च कोटि की और अधिक संख्या में ही बनेगी, क्योंकि तकनीकी का काम ही ये होता है कि वो काम को आसान करे। ओके, और न ही इससे पर्यावरण पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। आर्थिक विकास ना हो, इसका ये कारण नहीं है कि देश का आर्थिक विकास ना होगा। मानव और मानव समाज के साथ साथ सरकार को भी इस दिशा में पहल करना चाहिए और सरकार ने कुछ पहले भी की हैं। आइए क्या पहले की हैं देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की और देश का आर्थिक विकास होने लगा। पंचवर्षीय योजना से मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जैसे नाम से ही लग रहा है पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष की योजना। प्रत्येक 5 वर्ष की योजनाएं आरंभ होती है, उसकी कार्य अवधि देखी जाती है, उसका कार्य कैसे किया जाए इस पर एक बनता है बेस और उसी तरीके से फिर कार्य होती है। आज देश के संसाधनों का समुचित उपयोग होने लगा है इस पंचवर्षीय योजना के तहत ही। हर क्षेत्र में विकास की योजनाएं बन रही है। क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की है सरकार ने और उनका कार्यान्वयन हो रहा है। भारत उच्च प्रौद्योगिकी के लिए जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का सहयोग ले रहा है, क्योंकि अभी भारत इतना ये नहीं हुआ है कि वो दे, बल्कि ले रहा है। भारत जो है वो उच्च प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी विकास के लिए जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश से सहयोग ले रहा है।
संसाधन नियोजन की कुछ प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। आइए जानते हैं क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, तो वो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देश के विभिन्न देशों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना। ये प्रक्रिया है कि देश में जैसे विभिन्न देश हैं, वहाँ की क्या संसाधन है उसकी हम लोगों की पहचान करना है। संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मक स्तर का निर्धारण करना है। वो संसाधन जो है उसकी कितना गुण है उसके स्तर को हम लोगों को निर्धारण करना है। विकास की योजनाओं को चरणबद्ध रूप से तैयार करना है। ये नहीं है कि विकास के योजना हो और उसे एक बैक करें, बल्कि एक स्टेप उसके बाद थोड़ा और। ऐसे करने से ये होगा कि हमें ज़्यादा दिमाग में नहीं लगने पड़ेगी और काम भी आसानी से हो जाता है। ऐसे चरणबद्ध करने से समुचित विकास के लिए उचित तकनीक अपनाना, और ये समुचित विकास के लिए हम लोगों को उचित तकनीक का अपनाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मजदूरों के समुचित प्रशिक्षण के लिए संस्थानों की स्थापना, जिससे कुशल मजदूर भी मिल सके और इन्हें सही तकनीक का समुचित ज्ञान हो। राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्धारण, जिससे देश के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के साथ नागरिक का समान रूप से कल्याण हो। जैसा कि पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, उसी तरह सरकार को और भी योजनाओं चलाना चाहिए। प्रथम प्रक्रिया में विशेषज्ञों का दल विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों का मूल्यांकन करता है। प्रथम प्रक्रिया में यह होता है कि जो विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, वहाँ का एक दल होता है और वे संसाधन का मूल्यांकन करता है कि ये संसाधन किस कोटि का है, इसमें कितना क्या है, इसका गुण का पता करता है, जिसे बहुत समय लगता है। इसके बाद एक मानचित्र तैयार किया जाता है। मानचित्र तैयार करने का सेंस यहाँ से ये आएगा कि वो एक कार्य विधि को किया कि हमें आगे में क्या कार्य करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके लिए वो एक मानचित्र तैयार करना चाहिए, किस काम को आगे करना चाहिए इसके लिए। और मूलभूत संस्थान का निर्माण, यानी कुछ ऐसा संस्थान का निर्माण करना चाहिए जो सिर्फ बेस दे। तत्पश्चात विभिन्न स्थानों से नमूना एकत्रित कर उनकी गुणवत्ता का अध्ययन होता है और इसकी मात्रा का अनुमान लगाया जाता है कि इस जो संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसमें कितनी हम लोगों की फायदा है और कितनी नुकसान है। इसका पता हम लोगों को तकनीकी शक्ति ही दे सकती है। इसके बाद ही प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर उसे कुशल मजदूर के रूप में तैयार किए जाते हैं। संसाधन से धनी राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यह नियोजन किए बिना अकुशल मजदूरों से ही पुरानी तकनीक से संसाधनों का दोहन करवा रहे हैं, यानी दोहन हो रहा है। क्यों? या जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ वहाँ संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में है, फिर भी वहाँ का जो विकास है वो नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि जो वहाँ जो नियोजन है वो सही ढंग से नहीं हो पाया है। वहाँ जहाँ कुशल कारीगर को अपनाना चाहिए, वहाँ वो आज भी अकुशल मजदूरों से ही काम करवा रहे हैं, वही पुरानी तकनीक से। इसीलिए वहाँ अभी संसाधन का दोहन हो रहा है, यानी गलत उपयोग हम लोग कह सकते हैं हो रहा है। वहीं पंजाब जैसे राज्य जहाँ न तो कोयला है और न ही लोहा, परंतु इन्हें बाहर से मंगाकर विकसित तकनीक का प्रयोग कर उनके अनेक सामान का उत्पादन करते हैं। ये पंजाब में न तो यहाँ कोयला की मात्रा है और ना ही लोहा, परंतु जो ये पंजाब है ये कहीं दूर से राज्यों से या कहीं दूर देशों से अपना ये मंगवाते हैं कोयला, लोहा या अन्य खनिज, और विकसित तकनीक का प्रयोग कर इनसे अनेक उत्तम कोटि के और अधिक संख्या में उत्पादन करते हैं और लाभ कमाते हैं। दूसरे देश में जापान का उदाहरण है, जिसके पास खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु सीमित मात्रा में ही इनका आयात कर तकनीक से उच्च कोटि के सामानों का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि मैं पंजाब का एग्जाम्पल ली हूँ और झारखंड का, उसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है। आइए अगला टॉपिक है संसाधन संरक्षण। विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। जनसंख्या का सबसे बड़ा अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि कार्य के लिए मानव जो है वो भूमि और मिट्टी का उपयोग करता है। आप लोगों को भी पता है कि जो भारत की जनसंख्या है वो कम से कम 70 से 80% वो कृषि पे डिपेंड है, और वो कृषि कार्य होते भी कहाँ है तो वो भूमि और मिट्टी से होती है। संसाधनों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नियोजन का जो मैं कार्य बता रही हूँ वो है, यदि भूमि या मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है तो
किसी तरह उसे उपयुक्त बनाया जाए, इसका नियोजन किया जाना आवश्यक है। यदि वह बर्बाद हो रही है तो उसका संरक्षण किया जाए, इसका उपयोग भी किया जाना चाहिए। भूमि और मिट्टी के अधिकाधिक उपयोग की योजना बनाना चाहिए कि हमें भूमि और मिट्टी का अधिक से अधिक उपयोग कैसे करें, इसका हमें योजना बनाना चाहिए। भूमि उपयोग ऐसा होना चाहिए कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ के अनुकूल फसलें उगाई जाएं, पशुओं के चारागाह मिले। जैसा कि आप मतलब काम होना ये चाहिए कि किस मिट्टी में कितने गुण हैं और वो किस फसल के लिए उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, उसमें उसी फसल को उपजाया जाए, क्योंकि उससे होगा कि मिट्टी का भी अधिक उपयोग होगा और हमें फसल भी अधिक मात्रा में मिलेगी। और जिस मिट्टी में थोड़ा कम उपज वाली मिट्टी है तो उसे हमें चारागाह बना लेना चाहिए, क्योंकि चारागाह जो है उसमें नॉर्मल घास फूस का उपयोग किया जाता है और ये घास फूस वो कम उपजाऊ मिट्टी में भी बनते हैं। और जो जिसमें एकदम बंजर मिट्टी है, जिसमें कुछ नहीं उपज सकता है, तो उसे हमें स्कूल कॉलेज इत्यादि संस्थान खोल देना चाहिए। अतः वन भूमि और चारण भूमि का भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि मिट्टी का संसाधन हो पाए। हम लोग के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी मानव को ही है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसे संसाधन के महत्व को समझ सकता है। बाकी प्राणियों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे संसाधन के महत्व को समझ सके, क्योंकि ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ यहाँ से यहाँ का, ये मैं सबसे पहले आपका फर्स्ट क्लास में बता दी हूँ इसके बारे में कि मानव संसाधन का कैसे समझता है और कैसे दूसरों को समझाता है, ये गुण सिर्फ माध्यम में ही है। ये मेरा फर्स्ट क्लास का टॉपिक था, इसीलिए मैं बताती हूँ हर बार कि आप हमारी फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप लोग हमारा कंटिन्यू क्लास देखेंगे तो आपको बेनिफिट 100% मिलेगी। और ये मेरी गारंटी है कि आप वीडियो देखने के बाद इतना जरूर कहिएगा कि हमने आज कुछ सीखा है। तो चलिए मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। सिर्फ मानव ही यह काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? संसाधन के उपयोग को समझता है, महत्व को समझा भी सकता है, ये मानव में ही है। इसलिए मानव को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। सही बात है कि सिर्फ मानव अगर महत्व समझता है संसाधन के और उसे समझा भी सकता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मानव में ही होनी चाहिए। ओके, और संसाधन के को संरक्षित रखना चाहिए। जैसा कि मैं ऊपर मिट्टी के कुछ उदाहरण ले ली हूँ कि मिट्टी का मैं उदाहरण ली हूँ कि जो फसल के लिए जो मिट्टी उपयुक्त हो उसी मिट्टी में वो फसल उपजाया जाए, जिससे कि फसल भी अधिक होगी और मिट्टी का पूरा उपयोग भी होगा। वो हम लोग संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं नियोजित ढंग से। उसी तरह जल, पेड़ पौधे और सौर ऊर्जा और जितने भी प्राकृतिक में उपलब्ध है संसाधन है, वह सबको सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है, सिर्फ हमारा कर्तव्य है। ये सबको सुरक्षित करना सिर्फ हमारा, क्योंकि जानवरों पशु पक्षियों में इतनी समझ तो है नहीं कि वे संसाधन को कैसे सुरक्षित किया जाए, वो समझेंगे। ये सिर्फ मानव को मिला है तो ये मानव का ही सिर्फ कर्तव्य है। संरक्षण का मतलब यह नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जाए, बल्कि उपयोग करते हुए उसकी उपयोगिता को समझकर बर्बादी न करें। ये संरक्षण का बहुत ही क्या बोला जाता है, गुड सेंस होगा कि संसाधन का संरक्षण का मतलब हमें ये नहीं हुआ कि उसका हम लोग उपयोग ही ना करें, उससे सिर्फ हमें बचाएं, और क्योंकि आने वाले समय में भविष्य में काम देगा। जब वो संसाधन हमारा आज काम नहीं देगा तो भविष्य में क्या देगा, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए उपयोग करें परंतु गलत उपयोग न करें, बर्बादी न करें। सिर्फ संरक्षण से तात्पर्य यही है, संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य सिर्फ यही है, जैसा मैं बताई हूँ, कि उसका उचित उपयोग करें और बर्बादी न करें, न करने दें। यहाँ आपका एक और बात आई है, न करने दें। खुद तो नहीं करिएगा और किसी और को नहीं करने दें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है। और ये पर्यावरण के लिए भी एक शुभ संकेत है कि जब कोई इंसान खुद नहीं करे और न करने दे, वो एक बहुत अच्छी बात है। संसाधन संरक्षण नियोजन आवश्यक है। मैं बता रही हूँ पूरी टॉपिक में यही बात चल रही है कि संसाधन संरक्षण नियोजन एक आवश्यक है। संसाधन का उपयोग उचित तरीके से होगा तभी देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सही है कि संसाधन का जो है उसका हम लोग का उपयोग जो है उचित तरीके से होगा, कम समय में अधिक उपयोग करें,
कम भूमि में अधिक फसल उपज करें, तभी हमारी जो देश की स्थिति है वो आर्थिक स्थिति सुधरेगी। परंतु उपयोग उचित होना चाहिए। तकनीकी का विकास होगा तभी हमें कम समय में अधिक उपज या अच्छी क्वालिटी की सामान मिलेगी, जिससे कम खर्चे में उत्तम क्वालिटी का सामान निर्माण होगा। मैं बता दी हूँ, आप लोगों को भी एक काम करना चाहिए कि आप लोग भी पेड़ पौधे लगाएं और लगाने के लिए बाकी को जागरूक भी करें। संसाधन सीमित है और उनका वितरण असमान है। संसाधन सीमित है, बिल्कुल बात सही है। जैसा कि प्राकृतिक में उपलब्ध भले ही संसाधन कुछ दिनों बाद वो आ जाते हैं, परंतु कुछ दिन मतलब कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष, जैसा कि कोयला ही है एक, उसे फिर से बनने के लिए कम से कम लाख करोड़ वर्ष लग जाते हैं वो उसे संसाधन का रूप लेने में, और उनका वितरण असमान है क्योंकि प्राकृतिक है। प्राकृतिक ढांचा ही इस तरह से है कि वो एक जगह नहीं होता है, वो हर जगह कुछ कुछ मात्रा में होता है, और वो कहाँ होगा ये ना होगा ये तो हमें तो नहीं पता है, ये सब वैज्ञानिकों को पता होता है। और उनके समुचित उपयोग के लिए नियोजन आवश्यक है कि जिस देश के पास जिस संसाधन की कमी है और जिस देश के पास उस संसाधन की भरपूर मात्रा है, तो वो जहाँ भरपूर मात्रा हो वहाँ से वो संसाधन का उपलब्ध कराए और अपना संसाधन हो उसे वो आयात भी करे और निर्यात भी करे, ये होना चाहिए। नियोजन एक तकनीक है, बुद्धि विवेक का ये काम है। संसाधन नियोजन की 3 अवस्थाएं हैं। आइए, पहला है प्रारंभिक, दूसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का तात्पर्य मैं बता ही दी हूँ कि मूल्यांकन करना चाहिए किसी वस्तु को या किसी संसाधन को ही। मानिए कि इसे करने में कितनी हमें आवश्यकता होगी और कितनी नहीं होगी, इसमें क्या गुण है क्या दोष है, इसे हम लोगों को करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आएगी अधिकाधिक उपयोग में लाने की योजना। हमें वैसा योजना लाना चाहिए कि हमें संसाधन का अधिकाधिक उपयोग करें परंतु बर्बादी न करें। ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बन जाएगी बात आप लोगों की। प्राकृतिक संसाधन का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण होगा यहाँ उपयोग किया जाए और तो उसके अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है तथा इसके लिए सुरक्षित और संरक्षित रह सकते हैं। संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षक है। बिल्कुल सही बात है कि संसाधन का हम योजनाबद्ध तरीके से समुचित और विवेकपूर्ण यानी सोच समझ के उपयोग करेंगे तो ही इसका संरक्षण सही मायने में माना जाएगा। संरक्षण का अर्थ कदापि ये नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग न करें, उनकी रक्षा की जाए या उनके उपयोग में कंजूसी की जाए या उनकी खर्चे की आवश्यकताओं को बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिए रखा जाए, बल्कि उपयोग सही तरीके से किया जाना चाहिए और नियोजित हो। यहाँ बिल्कुल सही बात बोली गई है कि संसाधन का अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ बचा कर ही रखें कि आने वाले समय में इसका हम उपयोग करेंगे। हमें उसका उपयोग वर्तमान में भी करना है अपने भारत या कोई भी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में, परंतु उसका उपयोग हमें करना है सोच समझ के। सोच समझ का मतलब ये नहीं हुआ कि कंजूसी से, बल्कि सोच समझ के अपनी विवेकपूर्ण सही तरीके से करना चाहिए। तकनीक का उपयोग करके करें चाहे फिर वो किसी तरह करें, परंतु उसका उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। यानी हमें संसाधन अगर कम हो तो उसे हम लोग अधिक बनाना हमारा काम है और उसे उत्तम कोटि की काम हमारा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं हमेशा ये बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो लास्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाएगा कि हमने आज कुछ सीखा है। और आप लोग हमें सपोर्ट भी करें, प्लीज़ कम से कम लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे अंदाज से फ़िलहाल जितने लोग देखते हैं हमारी वीडियो को वो शेयर नहीं करते हैं और ना ही अच्छी तरह से लाइक। बस कुछ लोग हैं जो 10 से 12 लोग, वही तो सिर्फ लाइक कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर, क्योंकि आप लोगों का लाइक और शेयर देख के ही हमें कॉन्फिडेंस होती है और हमें थोड़ा लगता है कि और मैं अच्छी वीडियो तो देती हूँ परंतु सोचती हूँ कुछ आप के लिए और हेल्प करूं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए हम लोग कुछ और बेनिफिट लाएं। ये तो कोर्स चल ही रहा है 10th क्लास का, इसके अलावा भी आप लोगों के लिए मैं कुछ और बेनिफिट लाऊंगी, परंतु आप लोग हमारा सपोर्ट करिए क्योंकि सपोर्ट करने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है
इसलिए क्योंकि हम लोग, आपको भी पता है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने में, इसलिए करिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो मैं वीक में कम से कम 2 वीडियो दूँ, ये मेरा कोशिश रहेगा। प्लीज़ कम से कम आप लोग लाइक करते रहें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, आप भी देखें और अधिक से अधिक लोगों का भला भी करें। और जिन लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ऐसा निशान होगा उस पर क्लिक कर दें, लाइक हो जाएगा। और उसके बाद शेयर के ऑप्शन पे जाके अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ जाके शेयर कर दें। वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी हैं सारी जगह पे शेयर कर दें। प्लीज़ इतना काम तो कर ही सकते हैं हमारे लिए। और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अगर फर्स्ट बार देखा हो तो वो हमारी जो ये वीडियो है चैनल, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ आपका एक बेल आइकन दिखेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने से आपका बेनिफिट ये होगी कि आपको जितने भी वीडियो चैनल पे लोड होगी तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा, आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा। और जिन लोगों को हमारी इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए या नोट्स नोट्स चाहिए ज्योग्राफी का या भी और भी सब्जेक्ट का, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि नाम में लिख दी हूँ, समर्पण द लर्निंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ सर्च करिएगा समर्पण द लर्निंग पॉइंट और जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपकी 2 ग्रुप होगी, एक चैनल होगा जिस पे हमारी पीडीएफ जाती है और दूसरा एक ग्रुप होगा। वहाँ आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो वहाँ आप लोग डायरेक्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।